देखने वाले थे न्यूटन का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ। इम्पल्स रह गया था हमारा। इम्पल्स जस्ट क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन होता है ना। क्योंकि अगर हम एक बॉल को बैट से हिट करते हैं, ठीक है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन ही देखते हैं। हाँ, जैसे बैट्समैन है, बॉल को हिट कर रहा है, तो वो हल्का सा फोर्स लगा और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो कितने कम टाइम में लगा हुआ फोर्स वो एनालाइज करना मुश्किल सा हो जाता है ना। तो वहाँ पे इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन से लगा। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तुम्हें पता होगा कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वन टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इस तरह है, चेंज इन मोमेंटम हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे। क्वेश्चन को देखोगे तो लिखा है कि बॉल की स्पीड उतनी ही रही, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज यानी हमारा मास तो सेम रहेगा मगर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3.6 न्यूटन का फोर्स लगा है ना उस बॉल को उसी स्पीड से बैक हिट करने में, है ना। तीसरा नियम आता है, थर्ड लॉ आता है, देखो द सेकंड लॉ रिलेट द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करता है F=ma। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ओरिजिन क्या है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आ कहाँ से रहा है, बट कौन सी एजेंसी उसको प्रोवाइड कर रही है। सिंपल आंसर है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कि द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी ऑलवेज अराइज ड्यू टू सम अदर बॉडी, किसी और की तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो कि ए और बी फोर्स बॉडीज़ हैं, बी गिव अ राइज टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, और ए, अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज, डज ए इन टर्न गिव राइज टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। मान लो तुमने बॉल को लात मारी, तो क्या तुम बॉल तुम्हारी लात का कोई मतलब तुम्हारे पैर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स जो है तुमने तो दे दिया बॉल को, है ना, बॉल तुमको देगी कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये सवाल आता है। तो इन सब एग्जांपल मान लो, आंसर सीम्स क्लियर, ठीक है, कहीं तो समझ में आता है। इफ़ यू प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग, मान लो कि एक तुम स्प्रिंग को दबाते हो, पेन के ऊपर लगी होती है ना, जो बंद वो वाले कट कट वाले पेन होते हैं उनकी स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड, और कंप्रेस स्प्रिंग जो होती है वो फोर्स लगाती है बैक। तो अर्थ पुल अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, डज द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ। कैसा होता है कि एक पत्थर भी धरती पे फोर्स लगा रहा है। तो आंसर इज नॉट ऑब्वियस सिंस वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ द स्टोन ऑन द अर्थ। हम कभी ऐसे नहीं देखते कि धरती एक पत्थर की तरफ खींची चली जा रही है, ऐसा तो नहीं देखते, क्योंकि ये जो है नेग्लिजिबल है। आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज येस, इसका आंसर है हाँ, स्टोन डज एक्सर्ट अ न्यू एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। उस वो पत्थर भी धरती पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा है। वी डू नॉट नोटिस इट सिंस द अर्थ इज़ वेरी मैसिव। अब धरती इतनी बड़ी है, अब तुम्हें पता है कि तुमने, जैसे तुम पंजा लड़ाते हो, पतले से लड़के को तो तुम हरा दोगे, मगर एक मोटे सुमो पहलवान को कैसे हराओगे। तो तुम्हारे पास फोर्स तो तुम्हारे पास सेम ही थी, मास का फ़र्क पड़ गया, है ना। तो वी डू नॉट नोटिस इन इट सिंस द अर्थ इज़ वेरी मैसिव, और इफेक्ट ऑफ द स्मॉल फोर्स ऑन इट्स मोशन इज नेग्लिजिबल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, ठीक है, कभी सिंगल में नहीं आती, पेयर में आती है। तो फोर्स इज म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। हर बार देखोगे कोई भी चीज़ है तो फोर्स लग रही है दूसरी बॉडी का पहली बॉडी पे या वाइस वर्सा, तो ऑलवेज अकर इन पेयर, है ना। तो आइडिया ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ से आया, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन वर्डिंग ऑफ द थर्ड लॉ इज सो क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल दैट इट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। देखो, बहुत बड़ा रूल होता है। अब तुम बोलते हैं ना न्यूटन ने ये बोला था रट लो इसको, नहीं, न्यूटन ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हमें पता है, ठीक है। तो लेट अस नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द थर्ड लॉ, पर्टिकुलरली इन रिगार्ड और द यूजेज, मतलब किस तरह से एक्शन रिएक्शन वाला काम देखते हैं। तो द पहला टर्म, द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इज द थर्ड लॉ मीन्स नथिंग एल्स बट फोर्स। यूजिंग डिफरेंट टर्म्स फॉर द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट कैन समटाइम बी कन्फ्यूजिंग। तो अ सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टेटिंग द थर्ड लॉ कैसे कह सकते हैं हम, कि तीसरा लॉ जो है न्यूटन की भाषा में, कि फोर्स अकर ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है, जोड़े में लगता है, ठीक है। पहला जोड़ मतलब पहला एक बॉडी दूसरे बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो दूसरी बॉडी पहले बॉडी को, और फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाय ए, ठीक है। यानी तुमने किसी को मान लो मुक्का मारा दीवार पे, तो दीवार भी तुम पे उतने ही मुक्के का फोर्स मारेगी,
यानी जितना तेज मुक्का तुम दीवार पे मारोगे उतना ज़्यादा दर्द तुम्हें होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ मे गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम बिफोर रिएक्शन, दैट इज एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट, है ना। देर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। ये चीज़ का ध्यान रखना, हम सोचते हैं कि एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। द फोर्स ऑन ए बाय बी एंड द फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने थप्पड़ मारा तब तुम्हें दर्द होगा, नहीं, तुम्हारे थप्पड़ मारते ही दर्द होना शुरू हो जाए, मतलब कहते हैं कि टाइम नहीं लगेगा, बीच में कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें होंगी। तो बाय द सेम रीजनिंग एनी वन ऑफ देम मे बी कॉल्ड एक्शन एंड द अदर इज कॉल्ड रिएक्शन। इसका मतलब किसी को भी हम एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं, या इसको थोड़ा टेक्निकली बोले तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ माइनस माइनस एफ बी ए, है ना। तो फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल्स टू इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी बाय ए। जब मैं अपोजिट बोल देता हूँ तो नेगेटिव साइन खुद ही आ जाता है। दस वी आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ वन बॉडी ए और बी, ओनली वन ऑफ द two forces is relevant, it is an error to add up the two forces and claim that the net force is zero, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हम दो बॉडी के मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, ओनली वन ऑफ द टू फोर्सेज इज रिलेवेंट। दस इफ़ वी आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ एनी वन बॉडी, अगर हम एक बॉडी का मोशन देख रहे हैं तो ओनली वन ऑफ द टू फोर्सेज इज रिलेवेंट, है ना। तो इट इज़ एन एरर टू ऐड अप द टू फोर्सेज एंड क्लेम दैट द नेट फोर्स इज ज़ीरो, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ऐड कर दे तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। मगर हम इस चीज़ को अलग तरीके से देख सकते हैं कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एफ ए बी लग रहा है, फोर्स ए ऑन बी बाय ए ऑन बी, या देखो एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, तो हम इसको ध्यान रखना कि फोर्स ऑन ए बाय बी, बी के द्वारा फोर्स लग रहा है ए पे, तो एफ ए बी एंड एफ बी ए आर इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो ए प्लस बी दे ऐड अप टू गिव अ नल फोर्स, तो वो ऐड होके नल फोर्स कर देते हैं, जिसका मतलब है कि इंटरनल फोर्स इन अ बॉडी जो है वो कैंसिल अवे हो जाते हैं पेयर्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, या सेकंड लॉ ऑफ हम मोशन को बताता है ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसैक न्यूटन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, नहीं उस टाइम हमने शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था, सेकेंड चैप्टर था वो, कौन सा था देख लेते हैं न्यूटन के बारे में। वोल्स्ट्रोप इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और द ईयर गैलीलियो डाइड। तो गैलीलियो की फाइंडिंग्स का यूज़ करके ही न्यूटन ने ये अपने लॉज ऑफ न्यूटन बनाया ना, लॉज ऑफ मोशन बनाए। और हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल एबिलिटी एंड मैकेनिकल एप्टीट्यूड रिमेन हिडन फ्रॉम अदर्स इन स्कूल लाइफ। स्कूल में किसी को पता नहीं चलता था, ठीक है। और in 1662 he went to Cambridge for undergraduate study. Plague epidemic in 1665 forced the university town to close and Newton has to return his mother farm, ठीक है, तो घर पे वापस आना पड़ा। तो इन द 2 year of solitude यानी अकेलेपन में his dormant creativity blossomed in a deluge of fundamental discovery in mathematics and physics, ठीक है। तो उन्होंने बायनॉर्मल थ्योरम, एक चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि न्यूटन कौन था, न्यूटन क्या करता था, हमें क्या लेना देना। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा बुक से हट के मैं बताना चाहूँगा फिर भी, कि अगर तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को लोगे तो औरों ने भी तो जिया है ना, तो उनकी ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, नहीं, हमें सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी लाइन है कि इन द 2 year of solitude, यानी अकेलेपन, उसने अकेले बैठ के चीज़ों को एनालाइज़ किया। उसके पास फ़ोन वगैरह नहीं था, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, ठीक है, फ़ोन का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, शायद हो रखा हो, मेरे को इतना आइडिया नहीं, मगर जो भी था वो अकेला था। उसने, उसके अंदर एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है, मैकेनिकल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ गया, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ। तो हम जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो होमवर्क कर रहे हैं, ट्यूशन का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हटना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से थोड़ा दिमाग को शांत करना पड़ेगा, तब जाके बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स डिस्कवर होंगे और कैलकुलस बिगिन होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बनेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बनेगी। और कैम्ब्रिज आ गई, उन्होंने फिर परस्यू करा अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ऑप्टिक्स और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। फिर
1684 में इनकाउंटर बाय हिज फ्रेंड एडमंड हिलरी, ये भी काफ़ी नाम सुनने को आता है कि न्यूटन embarked on writing what was to be one of the greatest scientific work ever published, that is Principia Mathematica. So in it he enunciated the three laws of motion and the universal law of gravitation. ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन बताया जो कि मतलब ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क में आता है ना। और लॉज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करा जिन्होंने कैपलर लॉ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, मास ऑफ अर्थ, सन का, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें इम्पॉसिबल सी लगती थी वो थ्रू देते, थ्योरी ऑफ टाइड्स है ना, ये सारी चीज़ें। 1704 में न्यूटन बॉट आउट अनदर मास्टरपीस ऑप्टिक्स दैट समराइज वर्क ऑन लाइट एंड कलर, जो कि हम देखते हैं। न्यूटन डिस्क का नाम सुना होगा तुमने, है ना। द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड बाय कोपरनिकस एंड स्टीयर्ड वाइगरसली अहेड बाय कैपलर एंड गैलीलियो वाज ब्रॉट टू अ ग्रैंड completion by न्यूटन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इनफाइट टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल फिनोमिना, तो सेम मैकेनिकल इक्वेशन जो है वो आगे फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, है ना। एजेस ऑफ रीजन है डॉन्ड। तो ये सारी जर्नी थी हमारी न्यूटन के। एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अच्छा, प्लेरेड बॉल वो होती हैं जो ये गेम स्पोर्ट का नाम है, सर्च कर लेना तो दिखेगा, है ना। स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, क्या डायरेक्शन होगी। और सेकेंड क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक चीज़ तो पहले दिख रहा है कि ए और बी बॉल्स है, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट गई, एक किसी एंगल पे गई। तो देखो द instinctive answer to one might be the force on the wall in case A is normal to the wall while in case जो कि 30 डिग्री inclined है, the force on the wall is normal to the wall in both cases, है ना। फोर्स जो है वो नॉर्मल ही है। how to find the force on the wall, the trick is to consider the force on the ball due to the wall using the second law and then using the third law to answer। ठीक है, अभी तो तुम्हें आइडिया मिल रहा है बस। पहला, लेट यू बी द स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये जैसा आप ए में देख सकते हो। एंड एम बी द मास ऑफ ईच बॉल, चूज एक्स एंड वाई एक्सेस एज शोन इन फिगर, कंसीडर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इन ईच केस। तो केस ए में क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम एम यू था, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू हो गया। वाइल वाई एक्सेस में अभी कंपोनेंट देख रहे हैं तो वाई में कोई चेंजेस आए ही नहीं। ठीक है, इम्पल्स इज द चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर, देयरफॉर हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स हो गया माइनस ऑफ 2mu। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमने ऊपर बैट्समैन वाला भी करा था, यानी अब उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से माइनस हो गया। इम्पल्स एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, clearly from above the force on the ball due to the wall is normal to the wall along the negative x direction, है ना। using Newton's third law of motion, the force on the wall due to the wall is normal to the wall along the positive x direction। ठीक है, तो क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला केस है। सेकंड केस देखना, ठीक है, सेकंड केस से तुम्हें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले इसको आगे पढ़ लेते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नॉट बी ascertained since the small time taken for the collision has not been specified in the problem, है ना। मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते क्योंकि क्या टाइम लगा वो सब नहीं स्पेसिफाई कर रखा है। सेकंड केस देखो, फिगर बी तुम्हारे सामने लेफ्ट साइड में दे रखी है, राइट में हम पढ़ रहे हैं केस बी को। तो इनिशियल हमारा एम यू कॉस 30 है, जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो एम यू कॉस 30, देन वाई में साइन 30 क्यों आ रहा है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। दिख ही रहा है वैसे तो। देन एक्स एक्सिस में भी ऐसा ही है, माइनस एम यू कॉस 30 फाइनल वाला, मतलब इनिशियली हमारा पॉजिटिव था, फाइनल हमारा नेगेटिव चला गया। नाउ व्हाइल पी एक्स चेंजेस साइन आफ्टर कोलिजन, पी वाई डज नॉट, पी वाई डज नॉट चेंज हो, अच्छा हाँ, पी वाई चेंज नहीं हुआ।
देख रहे बॉल जो है ना वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में गई वाई एक्सिस को अगर कंसीडर करो तो। नीचे को जा रही थी ना बॉल, तो नीचे ही तो जा रही है, तो पी वाई चेंज नहीं हुआ। एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स जो हो जाएगा -2 mu cos 30 हो जाएगा, वाइल वाई कंपोनेंट अगेन 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स एंड फोर्स इज सेम एज इन ए एज इन इज नॉर्मल टू द वॉल अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के नॉर्मल है। देन आता है एज बिफोर यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल इन ए एंड बी इज, क्या कह रहे हैं, द रेशियो, सॉरी है ना, इम्पल्स का रेशियो। तो पहले केस में 2 mu आया, सेकंड केस में 2 mu बाय cos 30 आया, दैट इज़ 2/√3, दैट इज़ 1.2 समथिंग, है ना। तो यही था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कंजर्वेशन मोमेंटम आ जाता है, वो भी इसी वे चीज़ें बेस्ड हैं, तो उसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब तुम्हें एग्जांपल समझ में आया होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।